नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिंधु नदी तंत्र का आज अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र जो कि विश्व की विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, उसका आज हम विस्तृत अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि हम सामने देख पा रहे हैं कि सिंधु नदी तंत्र तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सानो ख्यावा चाओ ग्लेशियर या हिमनद से निकलकर, कहाँ से, शानो यहाँ पर ग्लेशियर से निकलकर और भारत में प्रवेश करते हुए फिर पाकिस्तान से इंटर करते हुए जाके अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक प्रमुख नदियाँ हैं। तो आइए हम सिंधु नदी तंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टों को देखते हैं, उसके बाद संपूर्ण सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे। तो देखते हैं हम सिंधु रिवर सिस्टम। आपको दिख रहा है सिंधु रिवर सिस्टम। इसकी टोटल एरिया की अगर हम बात करें, टोटल एरिया सिंधु नदी तंत्र की टोटल एरिया कितनी है, तो 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसकी टोटल एरिया है। अब टोटल एरिया और इंडियन एरिया अर्थात इंडिया में कितनी इसकी एरिया है जो ये कवर करती है, तो वो है 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दो नंबर आपको और दिख रहे होंगे, इनके बारे में आप देख लीजिए। ये दो नंबर हैं कि सिंधु रिवर सिस्टम, जो सिंधु रिवर है उसकी लंबाई कितनी है, तो सिंधु रिवर की टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ये उसकी टोटल लेंथ है। ये 1114 किलोमीटर जो है ये इंडियन लेंथ है, अर्थात इंडिया में सिंधु नदी 1114 किलोमीटर एरिया में बहती है। एरिया में मतलब लेंथ जो उसकी है, भारत में सिंधु नदी की लंबाई जो है वो 1114 किलोमीटर है। और सिंधु नदी के टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी। अब बात करते हैं सिंधु नदी के ओरिजिन की। तो सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ पे है, सानो ख्या चाओ तिब्बत में। अब देखिए ये हिमनद है, ये मानसरोवर झील के निकट है। मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी के निकट में है, वहीं से सिंधु नदी स्टार्ट होती है और ये हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। हिमालय जो है, ये हिमालय है, इसकी सबसे लास्ट पॉइंट अर्थात ये पश्चिमी नदी है। हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो वो सिंधु नदी है। और इसका मुहाना कहाँ है, मुहाना से तात्पर्य है कि नदियाँ जहाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं उसे मुहाना कहते हैं। तो इसका मुहाना है अरब सागर और ये पाकिस्तान में कराची के पास पड़ता है। अब बात करें सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों की, तो उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी, चिनाव, ब्यास, सतलज। आइए हम थोड़ा सिंधु नदी को देखते हैं। तो अगर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। ये सिंधु नदी का स्ट्रक्चर होता है। भारत में ये प्रवेश करने के बाद इसमें भारत में एक नदी आकर श्योक मिलती है इधर से, फिर और आगे बढ़ते हैं तो एक नदी आकर यहाँ से स्वात मिलती है। आगे बढ़ेंगी तो ये नदी एक कुर्रम आके मिलेगी और यहाँ पर पाकिस्तान में ही एक नदी आकर मिलती है गोमल। अगर बात करें, अब देखिए ये नदी का जो प्रवाह है वो किस दिशा में हो रहा है, इस नदी का प्रवाह इस डायरेक्शन में है। यहाँ से ये ओरिजिन हो रही है और यहाँ जाकर इंड हो जा रही है अरब सागर में। तो ये अगर आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये इसका राइट हुआ। तो सिंधु की जो ये राइट ट्रिब्यूटरी हो गई। और अब बात करते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में यहाँ पर आपको झेलम मिलेगा, फिर आपको चिनाव मिलेगा, फिर आपको रावी मिलेगी और फिर ब्यास और फिर सतलज। तो ये सारी कौन से ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ़्ट।
ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये बाईं सहायक नदियाँ हो गईं और इधर की ये क्या हैं, दाईं सहायक नदियाँ। तो ये सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ थी जो कि आपने देखा। अब आते हैं इसके सिंधु नदी के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी का ओरिजिन यहाँ पर तिब्बत में कैलाश श्रेणी के पास, ये है आपकी कैलाश श्रेणी तिब्बत में। तो कैलाश श्रेणी के पास मानसरोवर झील है, आप सभी लोग जानते हैं, और इसी के पास एक हिमनद है जिसका क्या नाम है, अभी आपने देखा इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है। तो इसका ओरिजिन होता है शानो ख्यावा चाओ ग्लेशियर से। कहीं कहीं आपको सीधे मिलेगा मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। तो ऑप्शन में भी आपको उसी तरह से मिलेगा। अगर मानसरोवर झील और सानो ख्यावा चाओ दोनों दिखते हैं तो आपका सही उत्तर होगा शानो ख्यावा चाओ। आइए हम सिंधु नदी का प्रवाह कराते हैं आगे की तरफ। ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से निकलने के बाद। ये अभी हम तिब्बत की बात कर रहे हैं, कैलाश श्रेणी, ये सारी जो श्रेणियां हैं, मानसरोवर झील, सानो ख्यावा चाओ, तिब्बत से निकली नदी और भारत में इंटर करते समय ये दमचौक से भारत में इंटर करती है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कहाँ से इंटर करती है, दमचौक से। दमचौक से सिंधु नदी भारत में इंटर करती है, नोट करते चलिएगा साथ में। दमचौक से इंटर करती है भारत में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक देख लीजिए, दमचौक से इंटर करने के बाद सिंधु नदी आगे बढ़ती जाती है। सिंधु नदी भारत के एकमात्र जिले लेह से गुजरती है और यहाँ पर भारत में ही सिंधु नदी से दाहिनी तरफ से एक नदी आकर मिलती है और उसका नाम है श्योक। श्योक नदी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि श्योक नदी को काराकोरम श्रेणी की मृत्यु कहा जाता है और श्योक की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उसका नाम है नुब्रा। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है नुब्रा नदी, क्योंकि नुब्रा ऐसी नदी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। आप सभी लोग जानते हैं सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो वहाँ की सहायक नदी नुब्रा निकलती है और आकर श्योक में मिल जाती है। और श्योक किसकी सहायक नदी है, तो श्योक सिंधु की सहायक नदी है। अब बात करते हैं, सिंधु नदी आगे बढ़ती है, लेह से गुजरते हुए ये गिलगिट पहुँचती है और गिलगिट में ये यहाँ पर बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। कौन से गार्ज का, बुंजी गार्ज। पॉइंट एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बुंजी गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। बुंजी गार्ज विश्व का, पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुंजी गार्ज जो है वो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। गहराई जो है इस गार्ज की ये सबसे गहरी है। तो यहाँ पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुंजी गार्ज विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। सिंधु नदी इसके बाद आगे बढ़ती है और भारत के चिल्लास से, कौन सी जगह से, भारत के चिल्लास से, चिल्लास से सिंधु नदी आगे निकल जाती है। अर्थात चिल्लास से बाहर होते ही सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये जो टोटल लेंथ है, अभी हमने बात किया, तो ये टोटल लेंथ जो है इस नदी की, दमचौक से भारत में इंटर करने के बाद चिल्लास से निकलने तक की जो टोटल लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। भारत में इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुंजी गार्ज का निर्माण कर रही है, श्योक नदी आकर मिल रही है। श्योक नदी को क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी की मृत्यु कहा जाता है। और श्योक की ही एक सहायक नदी है नुब्रा, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। पॉइंट सारे ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। आगे बढ़ती है जब सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में या पाकिस्तान में एक और नदी आकर मिलती है
और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है स्वात। स्वात। कौन सी नदी है? स्वात नदी। और स्वात नदी को क्या कहा जाता है? पाक का स्वर्ग कहा जाता है। पाक का स्वर्ग। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज हम लोग सिंधु नदी से जुड़े सारे फैक्टों को क्लियर कर लेंगे। और सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है काबुल। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्वात की सहायक नदी है काबुल और स्वात को पाक का स्वर्ग कहा जाता है। सिंधु नदी जब पाकिस्तान में और आगे बढ़ती है तो उसमें एक नदी आकर मिलती है, इसका नाम है कुर्रम। क्या नाम है? कुर्रम। सिंधु नदी धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां पर एक नदी आकर मिलती है, गोमल। कौन सी नदी? गोमल। अब ये नदी, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें, ये वही नदी है जहाँ से भारत पर पहला आक्रमणकारी मोहम्मद कासिम आया था, इसी नदी से। इसके बाद मिठानकोट होते हुए ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है, अर्थात इसका मुहाना कहाँ हुआ? अरब सागर। अब अभी तक हमने क्या देखा? सिंधु नदी के दाहिनी तरफ की सारी चीज़ों को देखा। ये इसका राइट डायरेक्शन है। डायरेक्शन जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। नदी की प्रवाह जिस दिशा में होगी उसी दिशा की तरफ अगर आप मुंह करके खड़े हो जाएं तो जिस तरफ आपका दाहिना हाथ होगा उस तरफ नदी की राइट डायरेक्शन होगी और जिस तरफ लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ लेफ्ट डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमने राइट डायरेक्शन क्लियर कर लिया है। आइए देखते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होता है। तो सिंधु नदी के लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो भारत में यहाँ वेरीनाग झील के पास, वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम क्या है? झेलम। इम्पॉर्टेंट रिवर है फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ इंडिया। झेलम यहाँ से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जाकर उलर झील का निर्माण करती है। अब सबसे पहले यहाँ हम उलर झील देखेंगे और उलर झील की बात देखेंगे। बुलर झील। तो एक पॉइंट आप लोगों का ये क्लियर हो गया कि वुलर झील किस नदी पर है। तो वुलर झील किस नदी पर है? झेलम पर। किस नदी पर है? झेलम पर। वुलर झील झेलम। ये कौन सी नदी है? झेलम। उलर झील के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गोखुर झील है। अब गोखुर झील से क्या तात्पर्य है? इसे कहीं कहीं आपको विसर्पाकार झील भी पढ़ने को मिलेगा। तो गोखुर या विसर्पाकार को हम समझ लेते हैं। गोखुर क्या होता है? नदियाँ देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कोई नदी है, ऐसे ऐसे बह रही है। अब नदी ऐसे ही बहती है मचलाती हुई एकदम। तो अगर कोई नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो बहते बहते अगर उसकी लेंथ ऐसे हो जाती है, कभी जाकर वो यहाँ मिल गई काटते काटते, तो जो ये भाग आप देख रहे हैं, इससे एक झील का निर्माण हो गया और इसे ही गोखुर झील कहते हैं। क्योंकि इसका जो आकार होता है या आकृति होती है वो गोखुर के समान होती है, इसीलिए इसे गोखुर झील या विसर्पाकार झील कहा जाता है। ये झंग, पाकिस्तान के झंग तक अभी तक झेलम आपकी पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे रिवर की। तो हिमाचल प्रदेश के वाड़ालाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के वाड़ालाचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, वाड़ालाचा दर्रे से। अब देखिए दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। वाड़ालाचा दर्रा है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी? चंद्र और भागा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, चंद्र भागा। चंद्रभागा नदियां निकलती हैं। और ताड़ी एक जगह है, ताड़ी, हिमाचल प्रदेश में ही, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है ताड़ी।
यहाँ पर ये आके मिलती हैं और यहाँ से ये आगे चिनाव के नाम से प्रवाहित होती हैं और ये नदी जाकर झेलम से झंग में मिल जाती है। ये जगह है झंग, ये पाकिस्तान में है, जहाँ पर झेलम से जाकर चिनाव या चिनाव से आकर झेलम मिल जाती है और ये नदी फिर आगे भी प्रवाहित होगी। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बात करते हैं इसके बाद सिंधु की और सहायक नदियों की। तो रोहतांग दर्रे के पास से, बाड़ालाचा दर्रे के नीचे हिमाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा है या पास है। दर्रा का मतलब है पास, ये साइन होता है दर्रे का। पहाड़ के बीच में जो एक रास्ता बन जाता है या जहाँ पर दो पहाड़ ऐसे, एक पहाड़ ये हो गया, एक पहाड़ ये हो गया, ये जो बीच की जगह दिख रही है यही दर्रा कहलाता है। तो दर्रे को हम इस तरह दिखाते हैं। ये है बाड़ालाचा दर्रे से चिनाव या चंद्र और भागा नदियाँ निकलती हैं और कहाँ पर, बड़ी हिमाचल प्रदेश में मिल जाती हैं। उसके बाद चिनाव के नाम से यह नदी प्रवाहित होने लगती है और झंग जिले में झेलम चिनाव से आकर मिल जाती है। तो रोहतांग दर्रे से, रोहतांग बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है और इसकी लोकेशन क्या है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रावी। कौन सी नदी निकलती है? रावी। ये नदी हो गई रावी। तो रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकली? रावी। और इसी के पास एक कुंड है, रोहतांग दर्रे के जस्ट पास में एक कुंड है जिसका नाम है ब्यास कुंड। क्या नाम है? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। ब्यास कुंड निकलती है यहाँ से। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्यास कुंड यहाँ से चल पड़ी है, आगे बढ़ रही है। हम नदियों को थोड़ा और आगे करते हैं। तिब्बत के राकस ताल से, यहाँ तिब्बत में जहाँ मानसरोवर झील है उसके और नीचे आने पर तिब्बत में ही एक ताल है जिसका नाम है राकस ताल। क्या नाम है? राकस ताल। राकस ताल से एक नदी निकलती है। राकस ताल से नदी निकलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, सतलज। कौन सी नदी? सतलज। अब देखिए ये सतलज सीधे जाएगी, ये नदी इधर से आएगी और यहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगी। ब्यास पंजाब के पास सतलज से मिलती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। ब्यास पंजाब में, पंजाब के कपूरथला में। कहाँ? कपूरथला। ये आपकी है सतलज, जो इसका ओरिजिन है राकस ताल, और ये आपकी है ब्यास जिसका ओरिजिन है रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है और पंजाब के कपूरथला में मिल जाती है। कपूरथला पंजाब किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। और यहीं पर हरिके बैराज बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, जहाँ ये मिलते हैं हरिके बैराज। और यहीं से क्या निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर। ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान को सिंचित करती है। राजस्थान से सूखा ख़त्म करने के लिए ही ये यहाँ से नहर बनाई गई थी और ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से निकली है? पंजाब के कपूरथला से, सतलज और ब्यास के संगम से निकली है। अब यहाँ पर ये नदी जब मिलती है तो यहाँ से ये नदी पंच नदी, यहाँ पर अब देखिए ये 5 नदियाँ मिल रही हैं। झेलम ऊपर से आई, झंग के पास चिनाव से मिली, रावी मिली, और उसके बाद यहाँ पर सतलज मिली, सतलज में आकर ब्यास मिली, और ये यहाँ से जब प्रवाहित होते हुए ये सिंधु से मिलती है। ये मिठानकोट के आसपास ये सिंधु नदी से ये 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। तो इतनी एरिया को जो ये देख रहे हैं, इतनी एरिया को पंचनद कहा जाता है। पंचनद। आप सभी जानते हैं कि पंजाब में पंचनद होता है और ये लोकेशन पाकिस्तान में ही है, भालपुर के पास।
ये जो पर्टिकुलर एरिया है भालपुर में ये मिलती हैं, जो संगम आपको मिलता है, और ये पाक में ही है। और इसी पंचनद से पंजाब कहते हैं ना, पंजाब पंचनद से मिलकर बना है। इसकी टोटल लेंथ है 45 किलोमीटर। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। इतना हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? बहुत ही शॉर्ट टर्म में। इससे रिवाइज करना थोड़ा सा टफ दिख रहा है, दूसरे फिगर से रिवाइज करते हैं। दूसरे फिगर की बात करें, अब देखिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकली? सानो ख्या चाव से। अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आप देखिए सानो ख्या चाव से सिंधु नदी निकलती है, आगे बढ़ती है, भारत में दमचौक से भारत में इंटर कर रही है। यहाँ पर श्योक नदी आकर मिल रही है। श्योक नदी को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी की मृत्यु कहा जाता है। श्योक नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है नुब्रा, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम नुब्रा, जो कि श्योक की सहायक नदी है। और इसके बाद यहाँ पर बुंजी गार्ज बनाती है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। बुंजी गार्ज सिंधु नदी पर ही है। भारत में चिल्लास से एग्जिट करती है, और उसके बाद यहाँ पर एक नदी उसको पाकिस्तान में आकर मिलती है, स्वात नदी। स्वात को पाक का स्वर्ग कहा जाता है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ती है सिंधु, एक नदी आकर मिलती है कुर्रम नदी आकर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर स्वात हमने देखा, स्वात की एक सहायक नदी है काबुल। और यहाँ पर गोमल नदी आकर मिलती है, जिससे मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश किया था। बात करें इधर की, तो बेरीनाग झील से झेलम निकलती है, और झेलम पर उलर झील है। उलर झील एक गोखुर या विसर्पाकार झील है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा पास से कौन सी नदी निकलती है? दो नदियाँ निकलती हैं, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा मिलकर चिनाव के नाम से आगे बढ़ती हैं, और झेलम आकर झंग में चिनाव से मिल जाती है। बात करें रोहतांग पास की, तो रोहतांग पास से एक नदी निकलती है, उसका नाम है राबी। रोहतांग पास से नदी निकलती है राबी, और रोहतांग पास के नीचे से ही ब्यास कुंड से एक रिवर निकलती है, ब्यास। पॉइंट ध्यान रखिएगा। और तिब्बत के राकसताल से सतलज निकलते हुए आगे बढ़ती है, और पंजाब के कपूरथला में ब्यास सतलज से मिल जाती है, और यहीं पर इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है, और यहीं पर हरी के बैराज है। ये लोकेशन है पंजाब का। सतलज आगे बढ़ती है, रावी आगे बढ़ती है, और ये चिनाव आगे बढ़कर तीनों भालपुर पाकिस्तान में आकर मिल जाते हैं। भालपुर पाकिस्तान में मिल जाते हैं, और यहाँ से ये पंचनद कहलाती है। पंचनद 45 किलोमीटर टोटल एरिया है, और ये सिंधु से मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके बाद ये अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। तो हमने एक शार्ट में देख लिया, चीज़ों को समझ लिया, आप भूलेंगे नहीं शायद। स्ट्रक्चर ऊपर है, आप वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े से दोआब की। इन पांचों नदियों के बीच में दोआब है। जैसे हमने देखा झेलम, ये झेलम हो गया। इसके बाद हमारी आती है चिनाव, ऊपर से सिंधु, ऐसे समझिएगा आप। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो भूमि क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। चेनाब के नीचे है रावी, और रावी के बाद ब्यास, और ब्यास के बाद सतलज। नाम लिख लेते हैं, सिंधु, झेलम, चेनाव, रावी, ब्यास, सतलज। अब ये जो ये नदियां हो गई, इन नदियों के जो बीच का क्षेत्र है इसे ही हम क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। अब नाम हम देख लेते हैं, इनके नाम हैं पर्टिकुलर, आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं।
तो ब्यास, अब नीचे से शुरू करें अगर हम, तो ब्यास और सतलज, ये एरिया जो आपको दिख रही है, ब्यास और सतलज के बीच के दोआब, ये एरिया, ब्यास और सतलज के बीच की ये एरिया, ये दो नदियों के बीच की एरिया हुई। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बिस्ट। नाम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम है बिस्ट, बिस्ट दोआब। बात करें अगर हम ब्यास और रावी के बीच की एरिया की, इस एरिया की, ब्यास और रावी के बीच के एरिया की नाम की बात करें, तो ब्यास और रावी एरिया आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्यास और रावी, तो इस एरिया के बीच का नाम है बारी। क्या नाम है? बारी। सतलज और ब्यास के बीच जो दोआब बनता है वो बिस्ट दोआब है। ब्यास और रावी के बीच में जो दोआब बनता है वो बारी दोआब है। ये वारी नहीं, बारी है, बारी दोआब। और रावी और चिनाव के बीच जो दोआब बनता है, रावी और चिनाव, ये दोआब जो आपको दिख रहा है, इस दोआब का नाम है रचना। क्या नाम है? रचना दोआब। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, रचना दोआब। चेनाव और झेलम के बीच में जो दोआब बनता है, चेनाव और झेलम, देखिए ये चेनाव है और ये झेलम, इसके बीच में जो दोआब बनेगा, इसका क्या नाम होगा? चेनाव और झेलम के बीच जो दोआब बनेगा उसका नाम है चाज। चाज। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है कि चाज दोआब किन दो नदियों के बीच में है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? चेनाव और झेलम। अब झेलम और सिंधु नदी के बीच का जो दोआब है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग सिंध सागर दोआब के नाम से जानते हैं। सिंध सागर दोआब। एक बार फटाक से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। सिंध और झेलम के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? सिंध सागर दोआब। झेलम और चेनाव के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? चाज दोआब। चेनाव और रावी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? रचना दोआब। और रावी और ब्यास के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बारी दोआब। और ब्यास और सतलज के दोआब को क्या कहते हैं? बिस्ट दोआब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपने देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी थे। आप सभी लोगों ने इसको कवर किया, बहुत ही अच्छा लगा। दोआब आप जरूर पढ़िए और सिंधु नदी तंत्र को वीडियो रिवाइज करके एक बार समझ लीजिए। कॉपी पे मैप उठाइए और इसको बनाइए, नोट करिए कौन सी नदी जा रही है। आप अभी हम लोग इससे जो रिलेटेड सिंधु जल संधि जैसे हुई 1960 में, इसकी भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। अभी ये जो हमने देखा, अभी हमने ये क्या देखा? तंत्र। जैसे हमने क्या कहा अभी हम कल, अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्या है? सिंधु नदी तंत्र। अभी हम सभी लोगों को नदियों में, इन सारी नदियों को पढ़ना है। जैसे कि हमको झेलम पढ़ना है, हमको चेनाव पढ़ना है, हमको रावी पढ़नी है, हमको ब्यास पढ़ना है, सतलज भी पढ़नी, इन सारी नदियों को हम पढ़ेंगे। सिंध भी पढ़ना है, सिंधु नदी को भी हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। श्योक को पढ़ना है। तो ये हमने जो पढ़ा ये सिंधु नदी तंत्र था, हमने तंत्र को देखा। अब हम एक एक नदियों को अपनी अगली वीडियो में, आगे की वीडियो में नदियों में देखेंगे। अभी हम जो प्रमुख तंत्र हैं उनको सबसे पहले ख़त्म करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र पढ़ा, आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो आसानी से मिल जाए, आपको खोजना ना पड़े। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ सुधार की ज़रूरत है या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमको बताएं। हम आपके कमेंटों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।